Hello, dear students. I am Umashankar Nirmalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. Today we will discussing about hypertension. ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हाइपरटेंशन देखेंगे क्या होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके बारे में पूरा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है हाइपरटेंशन का। तो हाइपरटेंशन, इसको HTN या HTV बोल रहे हैं, हाइपरटेंशन ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। कैसे होता है भी देखेंगे। इज अ लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड। ठीक है, तो इस हाइपरटेंशन को हम दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो होता है उससे ज्यादा हो जाना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर। इज अ लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन। ठीक है, ये आपका लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें क्या हो रहा है, आपका जो ब्लड प्रेशर में मतलब जो आर्टरीज, जो आपके आर्टरीज होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज, जिस उसमें आर्टरीज में क्या हो जाते हैं, जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो बढ़ जाने को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एलिवेटेड। ठीक है, तो एलिवेटेड का मतलब ही होता है यहाँ पे बढ़ जाना। तो यही बोला गया है कि आपका हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो आपका आर्टरीज में जो प्रेशर होता है, ठीक है, आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, सडनली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सडनली इंक्रीज हो जाता है, या आपका कंडीशंस होते हैं कि इंक्रीज ही रहता है या कुछ टाइम तक इंक्रीज रहता है। इसको हम परसिस्टेंटली का मतलब क्या होता है आपका, एक जैसे हट हट करना बोलते हैं, मतलब किसी चीज के लिए वो अड़ जाना बोलते हैं ना, वही टाइप का आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अड़ जाता है कि उसको बढ़ना ही है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, आपने बीपी भी पढ़ा है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो आपके आर्टरीज में जो प्रेशर लगता है ब्लड का, आर्टरीज में जो प्रेशर लगता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो वही ब्लड प्रेशर जो आर्टरी में लगा है वो क्या हो जा रहा है, सडन इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो उसी को हम बोल रहे हैं, उसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन, हाइपर का मतलब ही क्या होता है, अधिक। हाइपर का मतलब अधिक होता है इसी में। तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाना, अधिक हो जाना, ब्लड का जो प्रेशर होता है आर्टरीज में अधिक हो जाना, उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे हाइपर टेंशन। ठीक है, उसके बाद है आपका द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको हम SBP बोल रहे हैं, विल बी मोर देन और इक्वल और ऑफ 140 mmHg, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर DBP विल बी मोर देन इक्वल ऑफ 90 mmHg। ठीक है, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो क्या हो जाता है आपका। अब यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमने देखा था, हम जब पढ़ते थे तो पढ़े हैं कि 122 आपका 120 टू 80 mmHg होना चाहिए। तो 122 क्या होता है, 120 क्या होता है आपका, आपका जो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो जा रहा है आपका, मोर देन 140 mmHg। ठीक है, तो 140 mmHg से अधिक हो जाता है, तो उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। ठीक है, उसके बाद होता है आपका 90 mmHg। ठीक है, 90 mmHg। तो ये 90 mmHg का जो, ठीक है, तो हम देख रहे थे इसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है SBP, वो आपका 120 mmHg होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हम ब्लड प्रेशर किसको काउंट करते हैं, जब आपको 140 mmHg या उससे ज़्यादा हो जाता है तब हम उसको ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर में काउंट करते हैं। उसके बाद जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हम 80 mmHg मानते हैं नॉर्मल। तो 80 mmHg, ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा मतलब अब 90 की बात करें तो 90 mmHg हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है, तो ये कंडीशन हो जाता है आपका हाई ब्लड प्रेशर का, या इसको हम बोल रहे हैं हाइपर टेंशन। ठीक है, मोर देन और इक्वल ऑफ 90 mmHg। तो ये आपके डेफिनेशंस हो गए, नॉर्मल डेफिनेशंस है कि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, आपका एलिवेट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं आर्टरीज में। ठीक है, आर्टरीज में जब आपको ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे एलिवेशन ऑफ हार्ट ब्लड प्रेशर इन
आर्टरीज, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे हाइपरटेंशन। उसके बाद आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ रहा है, जो कि आपका 120 टू 80 mmHg होना चाहिए, वो आपका 140 टू 90 mmHg हो जा रहा है या उससे अधिक हो जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे हाइपरटेंशन। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन। देखते हैं हम टाइप्स, मतलब आपके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं हाइपरटेंशन के। तो हाइपरटेंशन के टाइप अगर हम देखेंगे तो आपका एक होता है जैसे प्री हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन के पहले का स्टेज, जिसमें हम थोड़ा सिम्टम के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि हो सकता है चांसेस हो आपका हाइपरटेंशन होने का। ठीक है, तो प्री हाइपरटेंशन जिसमें आपका एसबीपी और डीबीपी, एसबीपी मतलब यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डीबीपी मतलब यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो एसबीपी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका क्या हो जाता है 120 टू 139 mmHg। देखो यहाँ पे आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो गया 120 टू 139 mmHg। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब या तो 120 आपका नॉर्मल था तो 120 से 139 के बीच में रहेगा, तो इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं प्री हाइपरटेंशन का एसबीपी। ठीक है, डीबीपी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है आपका 80 टू 89 mmHg हो जाता है, 80 से 89 के बीच में चला जाता है, तो इसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे प्री हाइपरटेंशन। तो आपका अब कंडीशन हो गया प्री हाइपरटेंशन का कि इसमें एसबीपी जो होता है 120 टू 139 हो जाता है और डीबीपी जो होता है 80 टू 89 हो जाता है। देन हम बात करते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 1। हाइपरटेंशन स्टेज 1 की बात करेंगे तो हाइपरटेंशन स्टेज 1 में क्या हो रहा है, आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से 159 मतलब 140 टू 159 mmHg हो जा रहा है, मतलब 140 से अब बढ़ जा रहा है यहाँ पे, तो इसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका डीबीपी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो जा रहा है 90 टू 99 mmHg तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेज 1। तो स्टेज 1 में आपका क्या हो रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 तक पहुंच जा रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 टू 99 mmHg तक पहुंच जा रहा है। उसका जस्ट आपका सेकेंड पार्ट है आपका हाइपरटेंशन का स्टेज 2। तो स्टेज 2 में क्या हो जाएगा आपका 159 आपका स्टेज 1 में था तो उससे ज़्यादा होते जाएगा। तो आप मान लीजिए कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा मोर और इक्वल टू 160 mmHg। जो आपका स्टेज 2 में क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है या तो 160 रहेगा, 160 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 160 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है आपका मोर और इक्वल टू 100 mmHg, मोर और इक्वल टू 100 mmHg। ठीक है, तो आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100 रहेगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग कंडीशंस हुआ। प्री हाइपरटेंशन में आपका स्टार्टिंग स्टेज होगा जिसको हम हाइपरटेंशन से पहले का बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ हाइपरटेंशन किसको मान रहे हैं, जब आपका ब्लड प्रेशर 140 होता है या 140 से ज़्यादा होता है तब उस कंडीशन को हम ब्लड प्रेशर मान रहे हैं। तो उससे पहले अगर कोई कंडीशन दिख रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं प्री हाइपरटेंशन। स्टेज 1 में आपका 140 से 159 तक हो जा रहा है और आपका 90 से 99 तक हो जा रहा है। उसके बाद आपका स्टेज 2 में आपका 159 से बढ़ जाएगा और आपका इधर 99 से बढ़ जाएगा, तो 160 या उससे ज़्यादा, 100 या उससे ज़्यादा। तो ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में डिवीजन है। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन होता है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मतलब आपका जब लेडी प्रेग्नेंट रहती है उस कंडीशन में उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्यों होता है आपका, क्योंकि उस कंडीशन में जब प्रेगनेंसी होती है उस कंडीशन में क्या होता है, हार्मोन का प्रोडक्शन और एंजाइम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो हार्मोन जैसे आपके एल्डोस्टेरोन है, कुछ कुछ और हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे आपका रेनिन भी है वो भी आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। तो ये सब जो हार्मोन होते हैं, बहुत सारे बॉडी में और भी हार्मोन होते हैं जो सडनली इंक्रीज होते हैं या क्योंकि उस कंडीशन में इंक्रीज होते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी नीडेड होते हैं बॉडी की, तो उसको फुलफिल करने के लिए आपका जो हार्मोन है वो रिलीज होते रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उस कंडीशन के कारण भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेज 1 स्टेज 2। ठीक है, तो ये आप टाइप्स है, आप इसको अपने ध्यान में रखिएगा। जो मेन टाइप होता है वो अलग होता है कि आपका हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका बढ़ने मतलब लेवल के हिसाब से, मतलब आपका रेंज के हिसाब से कि आपका क्या क्या रेंज हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हाइपरटेंशन क्या क्या हो सकते हैं। देन हम देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मीनिंग होता है आपका कॉजेटिव। ठीक है, कॉज किस कारण से होता है। ठीक है,
तो आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन, अब देखो हाइपरटेंशन आपके दो यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया, दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है आपके हाइपरटेंशन को। दिस इज अ प्राइमरी हाइपरटेंशन, या इस प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन। इट इज द एलिवेशन इन बीपी विदाउट एन आइडेंटिफाइड कॉज, ठीक है। आपका जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो आपका, इसमें भी क्या होता है, आपका हाइपरटेंशन का मतलब है कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन इसके जो रीजंस है, इसके जो मतलब क्यों हो रहा है, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। रीजन बहुत सारे होते हैं, तो इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसके कारण ये बढ़ा होगा। इसमें सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये रीजन हो सकता है बढ़ने का, ठीक है। उसमें रीजन हम लोग देखेंगे आगे, जब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे या आपका रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे तब देखेंगे कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं जिसको हम अननोन मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। वैसे ही तो इसी को आप इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। अकाउंट ऑफ 90 to 90% ऑफ टोटल केसेस, मतलब अभी तक अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए, पूरे विश्व में देखा जाए, तो अगर हम वर्ल्ड विश्व में देखेंगे अगर हाइपरटेंशन, तो उसमें का जो 90 से 95% जो कॉजेस है वो अननोन है, ठीक है। मतलब अननोन का मतलब है कि हो सकता है वो उसका वजन ज़्यादा हो इसके कारण हुआ है, हो सकता है वो अल्कोहल कंज्यूम करता है उसके कारण हुआ है, हो सकता है वो आप स्मोक करते हैं इसके कारण हुआ है, हो सकता है कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर रहा, हो सकता है उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा हो। तो ये हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि ये कंडीशन हो सकता है, इसके रीजंस अननोन होते हैं, इसलिए इसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोल रहे हैं। इसमें भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं है, इसको हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। उसके बाद ये आपका 90 से 90% जो वर्ल्ड वाइड में जितने हाइपरटेंशन उसमें का 90 से 90% जो होता है वो आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। उसके बाद है आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब आपके कोई सेकेंडरी रीजंस होंगे, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करें मतलब यहाँ पे हमको रीजन नोन होंगे, ठीक है। तो हम रीजन भी देखेंगे क्या क्या आपके रीजंस हो सकते हैं। इट इज एलिवेशन इन बीपी विथ एन एग्जैक्ट कॉज, ठीक है। तो इसमें आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन में भी आपका बीपी बढ़ेगा ही, क्योंकि हाइपरटेंशन में तो बीपी बढ़ेगा ही, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या था आपका प्राइमरी और सेकेंडरी में, यहाँ पे एग्जैक्ट कॉज मतलब विथ एन एग्जैक्ट कॉज, आपका यहाँ पे कॉज पता रहेगा क्यों ये बढ़ा है, ठीक है। दिस टाइप इज अकाउंट फॉर 5 to 10% ऑफ टोटल केसेस। जो अभी तक टोटल केसेस मिले हैं उसमें का आपको 5 to 10%, 5 से 10% जो होता है आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जिसका रीजन हमको पता रहता है। अब रीजंस क्या क्या हो सकते हैं देखिए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज, कोई किसी डिसीज के कारण, मतलब किसी डिसीज के कंटिन्यूएशन में, मतलब कोई डिसीज हुआ है तो वो डिसीज क्या होगा आगे कंटिन्यू कर देता है, जैसे आपका डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, वो कंटिन्यू कर देता है हाइपरटेंशन को, ठीक है। तो ऐसे कुछ डिसीज होते हैं जो आपके हाइपरटेंशन को कंटिन्यू करते हैं, जैसा आपके रीनल को आपका हम कुछ दिन पहले पढ़ा था क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर है तो भी वो हाइपरटेंशन क्रिएट कर सकता है। तो इसको वो सब क्या है आपके कि क्रोनिक रीनल फेलियर के कारण आपको हाइपरटेंशन हुआ, तो वो हमको क्या पता चल गया, उसका रीजन पता चल गया, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एबनॉर्मलिटी लीडिंग टू सोडियम रिटेंशन, ठीक है। सोडियम रिटेंशन भी हमने पढ़ा जब क्रोनिक रीनल फेलियर पढ़ा, कि उस कंडीशन में आपका जो सोडियम रिटेंशन की वो जो सोडियम रिटेंशन होता है वो बहुत बढ़ जाता है, उस कंडीशन में भी आपका ठीक, ठीक है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको जो कॉज होते हैं वो नोन होते हैं, जिसका कॉज होता है वो हमको नोन होता है, ठीक है। तो इस कारण में हम मतलब जो आपका कॉजेटिव है, जिस मतलब होता है कि किसी डिसीज के कारण हुआ है या किसी कंडीशन के कारण हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड वाइड में जो 5 to 10% ऑफ टोटल केसेस होते हैं वो होते हैं आपके सेकेंडरी हाइपरटेंशन के, ठीक है। इसमें आपने कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ठीक है, इसमें आपने कॉन्सिक्वेंस देखा तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक डिसीज, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक डिसीज मतलब किसी डिसीज के कारण आपको हाइपरटेंशन हुआ, किसी डिसीज ने क्या किया, अपने फंक्शन को एक्सजरेट कर दिया जिसके कारण से आपको हाइपरटेंशन हो गया। जैसे हमने कुछ दिन पहले पढ़ा क्रोनिक रीनल फेलियर, तो क्रोनिक रीनल फेलियर भी आपको कॉज करता है हाइपरटेंशन, ठीक है,
क्योंकि उसमें कंडीशंस बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका एक कंडीशन है आपका एबनॉर्मलिटी लीडिंग टू सोडियम रिटेंशन, ठीक है। सोडियम रिटेंशन के कारण भी आपको हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि आपके बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ता है, जिसके कारण से आपके बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोड होता है। फ्लूइड का ओवरलोड होना ही प्रेशर को बढ़ाता है। अगर टंकी में ज़्यादा पानी है तो आपका नीचे नल में प्रेशर ज़्यादा आएगा, वैसे आपकी बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया है तो आपकी बॉडी में प्रेशर भी बढ़ेगा। और पेरीफेरल कंस्ट्रिक्शन मतलब अगर किसी पाइप को हम दबा दें तो उसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, उसी को हम बोल रहे हैं पेरीफेरल कंस्ट्रिक्शन। जो आपके ब्लड वेसल्स पेरीफेरी में है, ठीक है, सराउंड आपके पूरे बॉडी में आपके सर्कुलेट हो रहे हैं ब्लड, उसका ब्लड का प्रेशर, वो मतलब जो ब्लड वेसल हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिसके कारण से प्रेशर बढ़ जाएगा। उसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी हाइपर टेंशन, ठीक है। तो आपका इटियोलॉजी या कॉज की बात करेंगे तो दो कंडीशन होते हैं आपका, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कॉज आपका अननोन रहता है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन का आपका कॉज जो है नोन रहता है, या किसी डिसीज के कारण होता है, या आपके बॉडी में सोडियम रिटेंशन ज़्यादा होता है उसके कारण होता है, या तो आपके पेरीफेरी में जो ब्लड वेसल्स है उसमें कंस्ट्रिक्शन होता है, सिकुड़न होता है, संकुचन होता है, जिसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये दो रीजन होते हैं आपके हाइपर टेंशन के, या दो कॉज होते हैं हाइपर टेंशन के। ठीक है, ये है आपके रिस्क फैक्टर। ठीक है, रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं तो रिस्क फैक्टर आपके क्या क्या हो सकते हैं। अब आपका एज, ठीक है, जैसे ही आपका एज बढ़ते जाता है वैसे ही आपका चांसेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब आपके जो हार्ट में जो आपके हार्ट टू हार्ट जो सर्कुलेट होता है ब्लड, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो उस कोरोनरी आर्टरी में डिसीज हो जाता है, क्योंकि आपका एज बढ़ते जाता है, मतलब आपके ब्लड का जो पंपिंग, हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाइपर टेंशन क्या है, एक कंडीशन होता है जिसके कारण से आपके कोरोनरी आर्टरी डिसीज बढ़ने का कारण हो सकता है, या हाइपर टेंशन के कारण आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये एज भी आपका एक रिस्क फैक्टर है, कि एज के साथ भी आपका जो कंडीशन होता है वो चेंज होते जाता है, आपके हार्ट का फंक्शन जो है चेंज होते जाता है, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल भी आपका रीज़न होता है। तो एल्कोहल भी आपका रीज़न होता है, क्योंकि आपके एल्कोहल में फंक्शन होता है कि आपका भी आपके ब्लड के जो फंक्शनिंग लेवल है उसको क्या करता है, चेंज करता है, अल्टर करता है, ठीक है। तो एल्कोहल भी आपका रिस्क फैक्टर हो सकता है हाइपरटेंशन के लिए। स्मोकिंग भी आपका रिस्क फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आपका जो स्मोक है उसमें निकोटीन रहता है। निकोटीन को क्या होता है, आपका सीएनएस स्टिमुलेंट रहता है। सीएनएस स्टिमुलेशन के कारण आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के कारण आपके ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ जाता है। तो आपका स्मोक भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसमें निकोटीन रहता है। वैसी कंडीशन है आपका डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस भी आपका डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस मतलब डायबिटीज मान के चलिए कि आपके जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन के कारण भी आपका हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, जिसके कारण से आपका कंडीशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स में भी आपका ग्लूकोज का डिपोजिशन हो सकता है, जिसके कारण से आपका जो ब्लड फ्लोइंग कैपेसिटी है वो नैरो हो जाएगा, जिसके कारण से ब्लड का प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे भी आपका डायबिटीज मेलाइटस के कारण हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन के कारण भी डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो सॉरी, डायबिटीज मेलाइटस के कारण आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। उसके बाद एक्सेसिव डाइटरी इनटेक ऑफ सोडियम। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में ऐसा डाइट खा रहे हैं, मतलब ऐसा डाइट को प्लान किया जिसमें आपके सोडियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सोडियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आपका, क्योंकि सोडियम रिटेंशन, अगर आपके बॉडी में सोडियम का अधिकता हुआ, ठीक है, सोडियम की अधिकता हुई तो आपके बॉडी में वाटर, मतलब सोडियम जो होता है आपके फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके जो बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोड बढ़ते जाएगा, जिस फ्लूइड का ओवरलोड बढ़ेगा मतलब आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो भी बढ़ेगा, जिसके कारण से आपको ज़्यादा ब्लड फ्लो होना चालू हो जाएगा, उसी कारण से आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। जेंडर जेंडर उतना स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन मेल फीमेल की बात करेंगे तो दोनों में कंडीशंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। अभी तक आपका जितना रेशियो देखा गया है तो आपके मेल में ज़्यादा देखा गया है हाइपरटेंशन को, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री मतलब अगर आपके फैमिली में जो आपके पुराने लोग हैं उनको अगर हाइपरटेंशन हो तो ये आपके लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आप में चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक्स का भी रोल होता है। तो यहाँ पे आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपको भी हाइपरटेंशन हो जाए, ठीक है। तो ये भी आपका कंडीशन होता है, जेनेटिक्स जो होता है, क्योंकि ये आपका
कंडीशन होता है कि आपका जो जेनेटिक कंपाउंड होता है वो या जेनेटिक कंपोनेंट होता है वो अनआइडेंटिफाइड रहता है, तो उस कंडीशन के कारण भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। ये जरूरी नहीं होता है कि अगर आपके फैमिली में आपके जो पेरेंट्स हैं उनको हाइपरटेंशन है तो आपको होगा ही, हो सकता है, दिस इज अ रीजन, ठीक है, मतलब हो सकता है, मे बी चांसेस होता है, ठीक है। तो हम फैमिली हिस्ट्री भी कर सकते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी जो होता है वो बहुत इसको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बोलते हैं, जो आपका इसेंशियल, जो आपका हाइपरटेंशन जो फर्स्ट वाला था प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन, उसके कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, क्योंकि ये आपका अननोन रहता है कि अब देखिए इतने सारे रीजंस हो सकते हैं, तो अब इसमें से किस कारण से आपको हाइपरटेंशन हुआ है ये हमको पता नहीं रहता, तो इसलिए हम इसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ओबेसिटी जो आपका फैट पीपल होता है, जो आपके मोटे लोग होते हैं, उनमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है, हाइयर रहता है एज कम्पेयर टू थिन पीपल, जो आप पतले लोग होते हैं। तो उस कंडीशन के कारण भी आपको हो सकता है हाइपरटेंशन, ठीक है। क्योंकि आपने एक चीज और देखा था, जब आपका ओबेसिटी होता है तो ओबेसिटी आपके डायबिटीज मेलाइटस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और डायबिटीज मेलाइटस के कारण आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये क्या होता है, एक पाथवे बनते जाता है कि इस कारण से ये हुआ, इस कारण से ये हुआ, तो पाथवे चलते जाता है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसीजेस, ठीक है। तो ओबेसिटी आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब होता है ऐसा लाइफ स्टाइल जिसमें आप कोई फिजिकल वर्क नहीं करते, मतलब कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, पूरा लाइफ टाइम आपका निकल जाता है बिना एक्सरसाइज किए, ठीक है। तो बिना एक्सरसाइज किए, बिना फिजिकल एक्टिविटी के आप मतलब आप उस वो आपके बॉडी के लिए क्या हो जाता है, रिस्क फैक्टर हो जाता है हाइपरटेंशन के लिए, क्या, क्योंकि आपने कोई फंक्शन नहीं किया, कोई आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया, इस उसको हम बोलते हैं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। उसके बाद है आपका स्ट्रेस, ठीक है, तो आपका लास्ट रिस्क फैक्टर है स्ट्रेस। तो आप अपने आप को स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस देने के कारण जब आप स्ट्रेस फील करते हैं तो आप खुद समझे होंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस जो होता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका स्ट्रेस खत्म होता है, आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर आपको सिम्टम दिखने चालू हो गए डिसीजेस के, तो आपका स्ट्रेस क्या करता है, उसको और बढ़ाने का काम करता है, दिस इज अ रिस्क फैक्टर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका स्ट्रेस के कारण आपको हाइपरटेंशन होता है, नॉर्मल आप स्ट्रेस लेते हो उसके कारण आपको हाइपरटेंशन हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हाइपरटेंशन के आपको प्राइमरी सिम्टम दिख रहे हैं किसी रीजन के कारण हाइपरटेंशन, तो स्ट्रेस लेने से वो और बढ़ता है, इसीलिए इसको स्ट्रेस को कहाँ रखा गया है, आपके रिस्क फैक्टर में रखा गया है। ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि इन सारी चीजों के कारण हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। हाइपरटेंशन का अगर प्राइमरी स्टेज दिखा तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, और रिस्क फैक्टर हो जाती हैं और उसको बढ़ाने का काम कर दे, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन है आपके रिस्क फैक्टर्स के, जिसमें आपका ओबेसिटी, आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी का, कि पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कि जो आपका डिसीज हो रहा है, जो आपका डिसीज हुआ है वो कैसे हुआ है, किस किस फिजियोलॉजी मतलब किस फंक्शन के कारण हुआ है, क्या फंक्शन में क्या अल्टरेशन आ गया, क्या फंक्शन में क्या चेंजेस आ गए जिसके कारण से वो डिसीज हुआ है, जिसको हम पैथोलॉजी पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी मतलब क्या, डिसीज का कंडीशन, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी मतलब पैथोलॉजी डिसीज का कंडीशन है, फिजियोलॉजी मतलब उसका फंक्शन, क्यों डिसीज को करने के लिए क्या क्या फंक्शन रिस्पॉन्सिबल थे, उसको हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे तो द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज मेंटेन बाय 4 मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो आपका नॉर्मल जो मैकेनिज्म होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो मैकेनिज्म होता है, वो इस 4 फैक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, या 4 जो आपके मैकेनिज्म के थ्रू क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपने समझा होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैं बताया था एक बार, ठीक है, उसको हम देखेंगे आगे डिटेल में क्या होता है। उसके बाद आपका एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम। वेस्कुलर एंडोथेलियम जो आपके ब्लड वेसल का सबसे इनर लेयर होता है, सबसे मतलब इनर लाइनिंग, उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर एंडोथीलियम। वो भी देखेंगे कि आपका कैसे इसके कारण से हो रहा है, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ रीनल सिस्टम। एक्टिविटीज ऑफ रीनल सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास सिस्टम आता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, तो उस कंडीशन के कारण हाइपरटेंशन कैसे होता है इसको भी देखेंगे। इसके बाद आपका एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब आपके ग्लैंड्स कहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपरटेंशन क्रिएट करने में। तो ये आपके 4 मैकेनिज्म है जो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं, और इसी आपके जो चारों मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ अल्टरेशन होता है जिसके कारण से आपको हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट देखते हैं हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी के कारण क्या होता है, ठीक है। तो जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, आपका
when the blood pressure is decreasing the activation of sympathetic nervous system will occur। सारे कंडीशन में क्या होगा, जब आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है, जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड फ्लो कम होता है, तब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या किया, द इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंक्रीज द हार्ट रेट एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब भी आपके बॉडी में ऐसा कोई एबनॉर्मल फंक्शन होता है कि आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो गया, आपको ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है, उस चीज को नॉर्मल करने का काम करता है, कम से नॉर्मल करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिविटी हो जाता है, तो यहाँ पे आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या हो जाएगा, ओवर एक्टिविटी हो जाएगा। ओवर एक्टिविटी होने के कारण ही क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो नॉर्मल बढ़ना चाहिए वो क्या हो जाता है, उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आपका जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका ब्लड का प्रेशर ऑलरेडी बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये आपका एक कंडीशन हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी हो जा रही है। उसके बाद द इंक्रीज द हार्ट रेट एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन द पेरिफेरल आर्टरियोल्स द एंड प्रमोट द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम किडनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो ब्लड, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलीज हो रहा है, जिसके कारण से आपका जो पेरिफेरल आर्टरी है, अदर देन हार्ट, हार्ट में जो आर्टरी है उसके अदर देन जो पेरीफेरी में आर्टरीज हैं, उसमें क्या हो जाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है जिसके कारण से ये क्या करता है, रेनिन को रिलीज करने के लिए काम, मतलब प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है रेनिन को किडनी में। तो अब यहाँ पे आपका ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण, क्योंकि आपका कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचित होना, सिकुड़ना। तो हम किसी पाइप को अगर दबा देते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसी आपका प्रेशर बढ़ा जिसके कारण से आपको हाइपरटेंशन हुआ। ठीक है, तो आपका जो लास्ट लाइन है, दिस इज अ प्रोमोट द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम किडनी, इसको हम पढ़ेंगे जब हम रेनिन सिस्टम पढ़ेंगे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी हुई जिसके कारण से आपका हार्ट रेट जो नॉर्मल तक बढ़ना चाहिए था वो उससे ज्यादा बढ़ गया, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोला। तो इसको हम मानते हैं कि अब ये आपके बॉडी की एबनॉर्मेलिटी है जिसके कारण से ये ओवर एक्टिविटी हुआ है। ठीक है, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज के कारण भी आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन को हम, एक आपका पैथोफिजियोलॉजी हो गया आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी। ठीक है, देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका एक्टिविटीज ऑफ वस्कुलर एंडोथेलियम। तो ये आपका ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल का जो सबसे इनर पार्ट होता है, दिस इज द इनर पार्ट, इसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। तो एक्टिविटीज ऑफ वस्कुलर एंडोथेलियम, तो इसमें क्या होता है, देखिए, द वस्कुलर एंडोथेलियम इज अ सिंगल सेल लेयर दैट लाइंस ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो आपके इनर लाइनिंग में होता है ये आपका सिंगल लेयर का एक सेल होता है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे वस्कुलर एंडोथेलियम। इट विल प्रोड्यूस वैसो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस, ये आपका प्रोड्यूस करता है वैसो एक्टिव सब्सटेंस एंड ग्रोथ फैक्टर लाइक नाइट्रिक एसिड एंड एंडोथेलिन। ठीक है, तो ये आपका जो एंडोथेलियल का जो इनर वॉल है, जिसको हम बोल रहे हैं आपका ब्लड वेसल का इनर वॉल, जिसको हम बोल रहे हैं वस्कुलर एंडोथेलियम, वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है वैसो एक्टिव सब्सटेंस जैसे और ग्रोथ फैक्टर जैसे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपका ट्रीटमेंट में यूज होता है जब आपका हाइपरटेंशन होता है। तो वो क्या करता है, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड अब क्या करेगा, दिस सब्सटेंस, जो आपके वैसो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, दिस सब्सटेंस आर पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर्स। ठीक है, जो एंडोथेलियम के थ्रू जो वैसो एक्टिव सब्सटेंस जैसे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और ग्रोथ फैक्टर, जो सब्सटेंस होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आर पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर्स एंड कॉज इंक्रीज ब्लड प्रेशर लेवल। ठीक है, तो वो जो आपके वैसो एक्टिव सब्सटेंस थे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, मतलब आपके ब्लड वेसल को क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं। ठीक है, सिकोड़ रहे हैं जिसके कारण से आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जो ब्लड वेसल का साइज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब उसमें क्या हो जाएगा, तो ये आपका एग्जाम्पल वही रहेगा जो मैं हमेशा देते आता हूँ कि आप अगर किसी पाइप में पानी डाल रहे हो, उस पाइप को आप दबा देते हैं तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वही कंडीशन आपके ब्लड वेसल में भी हो गया कि वो आप संकुचित हो गया, सिकुड़ गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, जिसके कारण से उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कॉज इंक्रीज ब्लड प्रेशर लेवल। ठीक है, तो ये आपका वस्कुलर एंडोथेलियम का एक्टिविटीज हो गया। तो ऐसा नहीं कि आपके हर एक के बॉडी में वस्कुलर एंडोथेलियम है तो ये हमेशा वही काम करता है। इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मल कंडीशन होता है जिसके कारण से वो वैसो एक्टिव सब्सटेंस को रिलीज करता है जो वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस होते हैं।
ठीक है। इसीलिए हम कई बार कंडीशन बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि आपका अननोन कॉज होता है, क्योंकि हमको ये नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे आपने फंक्शन, आपको फिजियोलॉजी पता चल गया कि आपका वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, जिसके कारण से आपको हाइपरटेंशन हो रहा है, लेकिन हमको ये नहीं पता चलता है कि आपको वैसो कंस्ट्रिक्शन क्यों हुआ है, मतलब वहाँ पे वो वैसो जो एक्टिव सब्सटेंस है उसको रिलीज क्यों किया है ब्लड वेसल्स ने। ठीक है, तो ये आपके अननोन रीजन होते हैं, इसी कारण से आपका हाइपरटेंशन का जो 90 से 95% केसेस होता है वो अननोन होता है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटीज ऑफ वेस्कुलर एंडोथीलियम। देन हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हाइपरटेंशन का, एक्टिविटीज ऑफ रीनल सिस्टम। एक्टिविटीज ऑफ रीनल सिस्टम की बात करेंगे तो ये चीज हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब हम पढ़ते थे रीनल फिजियोलॉजी पढ़े थे तब हमने देखा था, जब आप यूरिनरी सिस्टम पढ़े थे तब आपने देखा था। इस कंडीशन में क्या होता है, आपका आपको आपके बॉडी में ब्लड का लेवल कम हुआ, आपके बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, तो आपने भी कुछ देर पहले पढ़ा सिंपैथेटिक, जब कब सिंपैथेटिक एक्टिविटी में कि आपके किडनी से रेनी रिलीज होता है। तो जो किडनी से रेनी रिलीज होता है, किडनी से रेनी रिलीज हुआ, वो क्या करता है, आपके एंजियोटेंसिनोजन एक एंजाइम होता है आपके रीनल में, आपकी किडनी में, उस एंजियोटेंसिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन 1 में, इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। तो आपका रेनिन हार्मोन रिलीज हो गया है जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, क्योंकि उस कंडीशन में आपके बॉडी में ब्लड का प्रेशर कम हो गया था, उसके कारण से आपका ये रीनस सिस्टम एक्टिवेट होता है, इसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन रिलीज हुआ तो अब वो अपना काम करेगा, वो एंजियोटेंसिनोजेन जो आपका एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में, उसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, किस फॉर्म में, एंजियोटेंसिन 1 के फॉर्म में। अब वो एंजियोटेंसिन 1, ठीक है, क्योंकि आप ये सिस्टम क्यों एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि आपके आपके बॉडी में या आपके सिस्टम में ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया था, उस कारण से ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो अब उसको क्या करना है, हमको नॉर्मल तक लाना है, तो ये नॉर्मल तक लाने का फंक्शन होता है, लेकिन ये क्या करता है, ओवर एक्टिविटी शो करता है, जिसके कारण से ठीक है, तो ये आपका जो एक्टिविटी होता है किसमें, रीनल सिस्टम में एक्टिविटी को देख रहे थे हम। तो रीनल सिस्टम में एक्टिविटी मतलब एक्टिविटीज इन रीनल सिस्टम। तो इस कंडीशन में हमने सिंपैथेटिक में पढ़ा कि आपका उस कंडीशन में जब आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ था, उस कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी रिलीज हुई थी। ठीक है, सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ था, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करना था। तो उस कंडीशन में आपके किडनी से रेनिन रिलीज हुआ था, तो वो रेनिन का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, जो आपके बॉडी में एंजियोटेंसिनोजन होता है, मतलब किडनी में, ठीक है, उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, अब वो एंजियोटेंसिन 1 क्या करेगा, आपका कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है, अब यहाँ पे कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 2 जो रिसेप्टर होता है, अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 पे रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका क्या क्या चीजें होती है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर में किसी का बाइंड होता है, मतलब एंजियोटेंसिन 2 बाइंड होता है, या एंजियोटेंसिन 2 की एक्टिविटी क्या क्या होती है, वो अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले अगर आप बात करेंगे हार्मोनल एक्टिविटी में, तो हार्मोनल एक्टिविटी में बात करेंगे तो आपका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वहां पे आपका रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन, आपके जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसमें से एल्डोस्टेरॉन रिलीज हुआ। अब वो एल्डोस्टेरॉन क्या करते हैं, आपके रीनल सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन का काम करता है। रीनल सोडियम मतलब यहाँ क्या किया, यहाँ इसने फ्लूइड रिटेंशन का काम किया और सोडियम रिटेंशन का काम किया, मतलब इसने क्या कर दिया, रोक दिया सोडियम और फ्लूइड को बाहर जाने से। तो आपके बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, आपके बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, आपके बॉडी में वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब आपके बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड बढ़ जाएगा, जिसके कारण से आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे हाइपरटेंशन। ठीक है, तो एक रीजन हो गया आपका एल्डोस्टेरॉन के कारण हाइपरटेंशन हो रहा है, क्योंकि वो उसका एक उसके लिए उसके पीछे रीजन कौन है, एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 2 का दूसरा फंक्शन अगर हम देखेंगे यहाँ पे एडीएच, ठीक है, एंटी जो आपके डायरेटिक हार्मोन होते हैं, ठीक है, उसका सिक्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसका सिक्रेशन होगा तो वो भी सेम काम कर रहा है जो आपका एल्डोस्टेरॉन कर रहा है। उसके बाद आपका एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर डायरेक्टली भी आपका रीनल सोडियम और आपका फ्लूइड रिटेंशन को रोक मतलब रिटेंशन करता है, रोकने का काम करता है, जिसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्यों हुआ है, देखिए रीनल सिस्टम आपका जो ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है वो क्यों एक्टिवेट होता है, क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर
कम हो जा रहा है उसको मेंटेन करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ओवर एक्टिविटी करता है, जिसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल बढ़ाना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये ओवर एक्टिविटी हो जाता है। उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर का ही, एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम का ही दो मतलब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके ब्लड वेसल्स में। ये आपको क्या करता है, आर्टेरियल वैसो कंस्ट्रिक्शन, जो आपके आर्टरी होते हैं उसमें कंस्ट्रिक्शन करता है, जिसको हम बोल रहे हैं आर्टेरियल वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो आपका जो ब्लड वेसल है वो सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या कॉज करेगा, हाइपरटेंशन कॉज करेगा। ठीक है, क्योंकि सिकुड़ेगा मतलब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने का ही मतलब है आपका हाई ब्लड प्रेशर का ही मतलब होता है हाइपरटेंशन। उसके बाद आपका एक दूसरा एक्टिविटी और होता है सिंपैथेटिक ओवर ड्राइव एंड थर्स्ट। ठीक है, मतलब आपका एंजियोटेंसिन 2 क्या किया, आपके पैरास जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको क्या कर दिया, ओवर एक्टिविटी कर दिया। ओवर ड्राइव को मतलब ओवर एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जिसके कारण से भी आपको हाइपरटेंशन हो जाता है, क्योंकि आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी का रोल होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाना, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ना, आपका हार्ट रेट बढ़ना, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी का मतलब ही हमने पढ़ा था कि जब आपके सामने शेर आ जाए तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसी को हम सिंपैथेटिक सिस्टम्स बोलते हैं, सिस्टम आपका सिंपैथेटिक फंक्शंस बोलते हैं। तो उसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता था, तो हार्ट रेट बढ़ता था वो क्या हो गया, अब ओवर एक्टिवेट हुआ, तो ओवर एक्टिविटी के कारण क्या हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाइपरटेंशन। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, आपका रीनल सिस्टम की एक्टिविटी हो गई, जिसमें आपका एंजियोटेंसिन नोजेन जो होता है रेनिन के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 1 जो होता है वो एक आपका एंजाइम होता है, जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। उस एंजाइम के कारण क्या होता है आपका, वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 2 में जो रिसेप्टार होते हैं, एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टार पे एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टार। उसके कारण से आपके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे आपके हार्मोनल बोलेंगे तो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो हार्मोन जिससे रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन, तो वो इसी कारण से रिलीज हो रहा है क्योंकि आपका एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट है, तो वो आपका रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन होता है वो आपका रिटेंशन करता है, सोडियम रिटेंशन और फ्लूइड रिटेंशन, जिसके कारण से हाइपरटेंशन होता है। दूसरा आपका एडीएच हार्मोन, उसके कारण से भी आपका, जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, इसके कारण से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, जिसके कारण से हाइपरटेंशन हुआ। आपका ब्लड, आपका जो ब्लड वेसल्स होता है, आर्टरीज होता है, उसमें क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसके कारण से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अल्टीमेटली कॉज होता है हाइपरटेंशन। उसके बाद आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी ओवर एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण से आपका हाइपरटेंशन होता है। तो ये सारी एक्टिविटी के कारण ही आपको हाइपरटेंशन हुआ। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाता है हाइपरटेंशन का। ठीक है, अब ये वही चीज है आपका रीनल सिस्टम का ही। तो इसमें आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम ने क्या किया, वैसो कंस्ट्रिक्शन किया, जो आपके प्रॉपर्टीज होता है किसका, एंजियोटेंसिन 2 का प्रॉपर्टी होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन करना, और सोडियम रिटेनिंग प्रॉपर्टी होता है आपके एल्डोस्टेरॉन का। तो आपका एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, वैसो कंस्ट्रिक्शन किया, और एल्डोस्टेरॉन ने सोडियम रिटेंशन बढ़ा दिया। जो यही तो आपका कंडीशन था, सिम्टम्स था, जिसमें आपका सोडियम डाइट जो आपको, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको ऐसा डाइट नहीं लेना है, क्योंकि कौन सा डाइट आपके लिए रिस्पेक्ट हो जाएगा, जिसमें सोडियम का अमाउंट ज्यादा हो, इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के केस में आप ऐसा डाइट नहीं लेंगे जिसमें सोडियम का अमाउंट ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपका सोडियम का रिटेंशन हुआ है। ठीक है, सोडियम रिटेंशन के कारण ये आपका कंडीशन हुआ है। तो ये आपका सिंपल जो पीछे पड़े थे वही आपकी रीनल एक्टिविटी सिस्टम, मतलब एक्टिविटीज ऑफ रीनल सिस्टम है। अब आपका लास्ट पार्ट होता है, दिस इज अ एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम हमने अभी भी पढ़ा है। ठीक है, व्हेन द एंजियोटेंसिन 2 इज स्टिमुलेटेड इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, जब आपका एंजियोटेंसिन 2 किसको स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, विल सिक्रीट एल्डोस्टेरॉन। वो क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करता है। तो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करता है, जिसके कारण से एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, वो आपके बॉडी में सोडियम रिटेंशन और फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण आपके बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता है और सोडियम का अमाउंट बढ़ता है, जिसके कारण से आपको हाइपरटेंशन होता है। द एल्डोस्टेरॉन विल स्टिमुलेट द किडनी टू रिटेन सोडियम एंड वाटर। तो आपका एल्डोस्टेरॉन क्या स्टिमुलेट करता है, किडनी को स्टिमुलेट करता है कि आप सोडियम एंड वाटर जो होता है उसको क्या करो, रिटेन करो। ठीक है, रिटेन करो, दस द बीपी एंड कार्डियक आउटपुट विल गेट इंक्रीज। ठीक है, तो आपका जो बीपी है वो इंक्रीज होना ही है, क्योंकि यहाँ पे आपके बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ रहा है, फ्लूइड का अमाउंट बढ़ना ही ब्लड प्रेशर का रीजन होता है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस है, ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी है हाइपरटेंशन होने के। अगर आप किसी एक को लिख रहे हैं, मतलब किसी एक को अगर आप रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को लिख रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स उसमें मिल जाएगा।
ठीक है। बाकी क्योंकि आपका रेनिन एंजियोटेंसिन में आपके सारी चीजें दी गई हैं, जो आपके हमने चार अलग अलग देखा, उस चारों को आप एक में ही मिक्स करके आप रेनिन एंजियोटेंसिन को बता सकते हैं। जो प्रीवियस डायग्राम मैंने दिखाया उसमें आप उसी डायग्राम में आपका चारों चीजें मिक्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पैथोफिजियोलॉजी हो गया, मतलब उस कारण से आपको हाइपरटेंशन हो रहा है, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो ये आपके हो गया पैथोफिजियोलॉजी। क्लिनिकल फीचर्स मतलब क्या क्या कंडीशंस होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हो सकता है इनको हाइपरटेंशन हो। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो सम टाइम द हाई ब्लड प्रेशर डज नॉट कॉज एनी सिम्टम्स सो दैट नोन अस साइलेंट किलर डिसीज। ठीक है, जो आपका क्लिनिकल फीचर्स, इस क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो कुछ जो आपके कंडीशन होते हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर आपको होता है, लेकिन बहुत सारे कंडीशन आपको शो नहीं होते हैं, कि आपको सिम्टम्स शो नहीं होंगे कि आपको हाइपरटेंशन है कि नहीं है, इसलिए इसको हम साइलेंट किलर डिसीज भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको दिखेंगे सिम्टम्स। तो कौन कौन सिम्टम्स आपको दिखते हैं उसको हम देख रहे हैं। तो आपका सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक होगा आपका। बहुत ज़्यादा हेडेक होने का रीज़न भी है क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपके ब्रेन तक जो ब्लड का प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा, तो आपका सीवियर ब्लड हेडेक कॉज करेगा। ब्लड विजन, ब्लड विजन इसलिए होता है क्योंकि आपका जो आई में जो प्रेशर होता है, आई में जो ऑकुलर प्रेशर होता है वो भी बढ़ता है। ऑकुलर प्रेशर बढ़ने के कारण भी आपको ब्लड विजन होता है, क्योंकि आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ा है। तो ब्लड का प्रेशर बढ़ा है इसका मतलब ये नहीं कि आपका हार्ट बस में बढ़ा है, वो पूरे बॉडी में बढ़ता है। तो पूरे बॉडी में बढ़ता है तो आपका आई में भी इफेक्ट करेगा, तो आई में इफेक्ट करेगा तो उसका ऑकुलर जो ऑकुलर प्रेशर होता है वो भी बढ़ता है, जिसके कारण से आपको विजन जो है धुंधला दिखाई देता है। ब्लड विजन का मतलब होता है धुंधला दिखाई देना। डिजीनेस, डिजीनेस मतलब ये एक टाइप का सुस्ती है, आलसीपना है, थकान ही है। ठीक है, डिजीनेस भी आपको रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके प्रेशर भी ज्यादा हो रहा है, मतलब आपका बॉडी का फंक्शनिंग कैपेसिटी भी कम ज्यादा होगा, जिसके कारण से आपको डिजीनेस होगा। ठीक है, उबासियाना बोलते हैं जिसको। नोजिया, फीलिंग लाइक ओमिटिंग। ठीक है, ये भी आपका सीएनएस इफेक्ट होता है, क्योंकि आपका ब्लड का प्रेशर ज्यादा है तो आपका सीएनएस में इफेक्ट भी करेगा। ठीक है, वोमिटिंग, वोमिटिंग हो भी जाएगा। ठीक है, वोमिटिंग हो भी जाएगा, तो ये भी आपका कंडीशन हो सकता है। ये सिर्फ आपका एक सिम्टम्स है, ऐसा नहीं कि आपको वोमिटिंग हो रहा है तो आपको हाइपरटेंशन है। कंडीशंस हो। ठीक है, तो ये सब आपके कंडीशंस है, वो नोजिया वोमिटिंग, ये आपको सबको पता है नोजिया वोमिटिंग क्या क्या होता है। कंडीशंस आपके नोजिया मतलब सिम्टम्स, मतलब ऐसे सिम्टम्स लगेगा, ऐसे आपको लगेगा कि आपको वोमिटिंग होने वाला, तो उसको हम नोजिया बोलते हैं, फीलिंग लाइक वोमिटिंग। ठीक है, वोमिटिंग आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका फैटिक, फैटिक का मतलब होता है थकान। ठीक है, ये कंडीशंस भी आपको मिलेगा। रिपीट हो रहा है आपका वॉइस। ठीक है, तो फैटिक, फैटिक का मतलब होता है थकान। तो आपको थकान भी फील होगा, क्योंकि आपको बॉडी का फंक्शन क्या होता है, हाइपरटेंशन के कारण बढ़ता भी है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो बाकी ऑर्गन है उसका भी फंक्शन क्या होता है, अल्टर होते रहता है, तो बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए आपको फैटिक या थकान भी होता है। एपिटैक्सिक, एपिटैक्सिक वो कंडीशन है जिसमें आपके नोज से ब्लड आता है। ठीक है, नोज से ब्लड आने की कंडीशन को ही हम एपिटैक्सिक बोलते हैं। तो आपके ये भी कंडीशन, नोज में जब ब्लड आ रहा है तो ये भी आपको कंडीशन होता है, क्योंकि आपके ब्लड का प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उस कंडीशन पे भी आपको नोज से ब्लड आते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका हाइपरटेंशन का एक क्लिनिकल फीचर हो जाता है, नोज से ब्लड आना। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होगा ही, क्योंकि आपका हार्ट क्या होता है, ज्यादा फंक्शन करता है, इसी कारण से आपको चेस्ट पेन होता ही है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, अल्टर्ड हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण आपका जो लंग्स का फंक्शन है वो भी बढ़ेगा, जिसके कारण से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हमने देख ही लिया कि इरेगुलर हार्ट बीट होगा ही अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो। उसके बाद होता है आपका पेपिलीडेमा। पेपिली एडिमा मतलब आपका एक एडिमा होता है आपके आई के ही, जो आपका आई का जो कंडीशन होता है, जो आपका आई का जो लेयर होता है, या आपका आई का इंटरनल पार्ट जो होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क मतलब जिसके कारण से आपको दिखता है, उस डिस्क में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, इंक्रीज जो आपका जो आपका क्रेनियल प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, इसके कारण से आपके ऑप्टिक डिस्क में स्वेलिंग हो जाती है। उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे पेपिलीडेमा, पेपिलीडेमा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेपिलीडेमा, मतलब पेपिली में आपका और इडिमा होना, स्वेलिंग होना, जिसके कारण से आपका जो अच्छे से आपको दिखेगा नहीं। ठीक है,
तो आपका ब्रेन का ही मेन मोटिव होता है ब्रेन का ही, ठीक है, तो ब्रेन का ही पार्ट हो गया, जिसके कारण से आपको पेपिलिडेमा हुआ है, जो आपका एडिमा एडिमा हो जाना, ठीक है, ऑप्टिक नर्व में एडिमा हो जाना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे पेपिलियो एडिमा, ठीक है। तो ये सारे आपके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, मतलब ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे जब आपको हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। ये दिखाई देंगे जब आपको हाइपरटेंशन होता है, ये आपको दिखाई देंगे इसलिए आपको हाइपरटेंशन होता है, ये मत समझिएगा, ठीक है। दोनों दोनों में आपका वर्ड का मीनिंग समझिएगा। हाइपरटेंशन हुआ है इसलिए आपको ये सब फीचर्स दिखेंगे, ठीक है, ये सब फीचर्स दिखेंगे, इसलिए आप ये नहीं सोच सकते कि आपको हाइपरटेंशन हुआ है। तो इस दोनों का मीनिंग समझिएगा, ठीक है। अब आपको नोज से आपको ब्लड आ रहा है तो आप ये सोच लिए कि मेरे को हाइपरटेंशन हो गया है, तो वो टेंशन, आपका बॉडी का टेंशन कभी कभी बढ़ जाता है, ऐसा नहीं कि आपको आपको बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर, जो ब्लड ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब आपको डिसीज ही ऐसा नहीं है, कई सारे कंडीशन के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उस कंडीशन में आपके नोज में ब्लड आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको हाइपरटेंशन हुआ है, हाइपरटेंशन होने के बाद ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरटेंशन, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे कि आपका क्या क्या डायग्नोसिस कंडीशन हो सकते हैं, कि हम कैसे पहचानेंगे कि आपको हाइपरटेंशन है। तो हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, आपकी पुरानी हिस्ट्री क्या क्या है उसकी कलेक्शन करेंगे, कि आपको कोई डिसीज तो नहीं है, जैसे हमने पढ़े हैं अभी कि आपका जो डायबिटीज मेलाइटस है या क्रोनिक रीनल फेलियर है, इस कारण से भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, तो उसकी भी हिस्ट्री हम लेंगे कि आपकी पुरानी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, पुराने कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में भी चेक करेंगे कि आपका आप वर्क कर रहे हैं, देखिए नॉर्मल वर्क कर रहे हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में भी आपको फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक मेलाइटस, अगर आपको डायबिटीज मेलाइटस है, मतलब डायबिटीज डिसीज है, तो इसकी हिस्ट्री भी आपको लेनी है, अगर आपको डायबिटीज मेलाइटस है तो वो भी आपका एग्जागरेट कर सकता है हाइपर टेंशन को, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट, आपके ब्लड टेस्ट भी किया जाएगा, कंप्लीट ब्लड टेस्ट भी किया जाएगा, कि आपको देखा जाएगा कोई ब्लड में जो सेल्स हैं प्लाज्मा उसमें तो कोई एलिवेशन नहीं है, कोई चेंजेस या कोई अल्ट्रेशन तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे लिया जाता है ताकि आपका पता चले कि आपका चेस्ट का एक्सरे किस टाइप का है, मतलब आपका साइज का जो हार्ट का साइज है वो बड़ा है कि छोटा है, मतलब किस टाइप के चेंजेस है, या आपके हार्ट जो आपका चेस्ट का जो डायफ्राम वाला जो पोर्शन होता है जिसमें आपका हार्ट लंग्स जो है फैलता है सिकुड़ता है, उसका कंडीशन, उस जगह का कंडीशन कैसा है उसका एक्सरे लिया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इसका भी स्टडी हमको करना रहता है, इसी से हमको पता चलता है कि आपका किस टाइप का आपका डिसीज है, हाइपरटेंशन है आपके, क्योंकि हार्ट में बहुत सारे डिसीज होते हैं, आपको एरिथमिया होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, तो ये आपके कंडीशन होता है हाइपरटेंशन है कि नहीं है, इस कंडीशन का भी स्टडी किया जाता है ईसीजी के थ्रू। तो ये आपके डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स हो गए कि इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं आपके लैब पर्टिकुलर आपका जो कंडीशन होता है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं आपको हाइपरटेंशन कौन सी स्टेज का है, क्या कंडीशन का है, मतलब प्राइमरी है कि आपका मतलब प्री वाला है कि आपका स्टेज 1 है या स्टेज 2 है, इससे हम पता लगा सकते हैं। ये सब आपके क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है। देन हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो आपका मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन मतलब कि कैसे हम इस चीज आपका हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है, आपका हाइपरटेंशन को कंप्लीटली ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। मैनेज करने के लिए आपके पास दो कंडीशंस है यहाँ पे, एक आपका लाइफ स्टाइल कंडीशन, मतलब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, और दूसरा आपका फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज, ठीक है। दो कंडीशन है, या तो आपको लाइफ स्टाइल को कुछ अल्टर करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, और दूसरा कंडीशन आपका फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, मतलब ड्रग थेरेपी, कि हम किसी ड्रग के थ्रू उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल चेंजेस, तो लाइफ स्टाइल चेंजेस में आपके क्या क्या हो सकते हैं। द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मेजर्स मेनली इंक्लूड वेट रिडक्शन, आपको वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि आपका अगर वेट रिड्यूस रहेगा तो आपको डायबिटीज मेलाइटस नहीं होगा, उसके कारण से आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा, तो आप वेट रिड्यूस करेंगे तो आपको हाइपरटेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ओबिसिटी कंडीशन देखा था प्राइमरी हाइपरटेंशन में, ओबिसिटी के कारण जो ओबेस पर्सन होते हैं उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये इस कंडीशन के कारण भी आपको हाइपरटेंशन हो रहा है, तो वेट रिड्यूस करके रखिए, आपका नॉर्मल वेट रखिए, ठीक है। दैट्स डाइट, ठीक है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन का मतलब होता है यहाँ पे ऐसा डाइट जो आपके हाइपरटेंशन को कम करने में हेल्प करे, ठीक है।
तो उस वैसा जो डाइट होता है उसको हम डैश डाइट बोलते हैं। डायट्री सोडियम रिटेंशन, ठीक है, डायट्री सोडियम रिटेंशन मतलब आपको ऐसा डायट्री सोडियम रिडक्शन, ऐसा डाइट लेना है जिसमें आपका सोडियम का लेवल कम हो, या ऐसा डाइट लेना है जो आपके बॉडी में सोडियम के लेवल को कम करने का काम करे। दोनों कंडीशन है, आपको ऐसा चीज लेना है जो सोडियम, जिसमें सोडियम का अमाउंट ना हो, और ऐसा डाइट भी लेना है जो आपके बॉडी में जाने के बाद सोडियम के अमाउंट को कम करने का काम करे। उसके बाद रिड्यूस एल्कोहल, एल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं उसको आप रिड्यूस कर दीजिए। एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आप एक्सरसाइज का मतलब आप ऐसे कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हाइपरटेंशन में, क्योंकि आप ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका हाइपरटेंशन और बढ़ता है, क्योंकि उसमें हैवी एक्सरसाइज में आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ना ही आपका हाइपरटेंशन है। तो नॉर्मल एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है, डॉक्टर रिकमेंडेड। ठीक है, उसके बाद आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके हाइपरटेंशन के लिए, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। ये आपके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस है, ये आपके डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स होते हैं वो सलाह देते हैं, ठीक है, कंडीशन में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ये नॉर्मल कंडीशन होता है जिसमें हम नॉर्मल मॉडिफिकेशन करके भी आपका जो मैनेज कर सकते हैं हाइपर टेंशन को। देन हम बात करते हैं ड्रग थेरेपी या फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। ठीक है, वह आपके बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो आपके इस हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। उसमें से फर्स्ट है आपका डायरेटिक्स। ठीक है, डायरेटिक्स क्या होता है? इट हेल्प द किडनी टू इनहिबिट द सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल असेंडिंग लिम्ब एंड लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो डायरेटिक्स, डायरेटिक्स का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। डायलिसिस का मेन मीनिंग क्या है आपका? इसको हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस का मतलब क्या होता है? आपके बॉडी से यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा करना और यूरिन को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे रिमूव करना ही डायलिसिस होता है। तो ये आपका अब मैं ये चीज बोला उसमें आपको समझ में आ गया कि डायलिसिस आपको क्या कर सकता है। तो डायलिसिस क्या कर रहा है? इट हेल्प द किडनी टू इनहिबिट, इनहिबिट किसको कर रहा है? सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को। जो सोडियम आपका चला गया है कहाँ पे? आपके ट्यूब्यूल्स में, उसको रीअब्जॉर्ब जो फंक्शन होता है, हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी में यूरिन फॉर्मेशन में, तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन उसको क्या कर दिया? डायलिटिक्स ने इनहिबिट कर दिया है, जिससे आपके बॉडी से वाटर ज्यादा निकलेगा। तो वाटर मतलब यूरिन ज्यादा निकलेगा, और आपका सोडियम जो है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि उसने सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया है। तो आपके बॉडी से सोडियम भी बाहर निकल जा रहा है और वाटर भी निकल जा रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका मैनेजमेंट हो गया किसका? हाइपरटेंशन का। तो इसमें आपके ड्रग्स हैं क्लोरथायाजाइड और फ्यूरोसामाइड। ठीक है, तो ये आपके दो ड्रग्स, वैसे बहुत सारे ड्रग होते हैं, तो आपको दो एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, क्लोरथायाजाइड और फ्यूरोसामाइड। दो ड्रग होते हैं जो डायरेटिक्स होते हैं, जो आपके बॉडी, जो आपकी किडनी में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम को, उसको क्या करता है? इनहिबिट करता है, जिसके कारण से सोडियम आपका ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। तो यही तो हमको करना था मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपके बॉडी में सोडियम का लेवल और वाटर रिटेंशन ज्यादा हो रहा था, उसी को हमको क्या करना है? कम करना है। तो कम हम इस मैकेनिज्म के थ्रू कर सकते हैं डायरेटिक्स देख के। ठीक है, दूसरा होता है आपके बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स मतलब आपके हार्ट का जो मसल्स होता है उसमें आपके एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बीटा रिसेप्टर बोलते हैं। उस बीटा रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर देते हैं। तो उस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने से क्या होता है? दिस मेडिकेशंस रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड कॉजिंग द हार्ट टू बीट स्लोली एंड विथ लेस फोर्स। ठीक है, तो बीटा बीटा जो रिसेप्टर होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है? वहां पे आपके जो ब्लड का हार्ट का जो फंक्शन होता है, जो आपके हार्ट जो बीट करता है उसके लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, मतलब कम होने नहीं देता है, मेंटेन करता है। बढ़ सकता है, चांसेस होते हैं, लेकिन कम होने नहीं देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स मतलब उस रिसेप्टर को उसने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। अगर उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो जो आपका बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज ही तो हमको करना था, जिससे डिक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा? आपका जो हार्ट का वर्किंग जो कैपेसिटी होता है, वर्कलोड जो होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम करना ही तो हमारा मेन मोटो था। ठीक है, तो उसमें आपका ड्रग आता है एटिनोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल। मार्केट में आपको मिल जाएंगे एटिनोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल। ठीक है, बीटा ब्लॉकर जो आपके हार्ट पेशेंट को दिया जाता है, हाइपरटेंशन को सबसे ज्यादा चलने वाला ड्रग है आपका एटिनोलॉल। ठीक है, तो ये आपके दो ड्रग्स हो गए, डायरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट ड्रग क्या क्या है आपके। नेक्स्ट ड्रग है आपका वैसोडायलेटर्स। वैसोडायलेटर्स, ठीक है, क्योंकि आपका क्या हो रहा था कंडीशन? आपका हाइपरटेंशन में वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है जिसके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, तो हम उसी वेसल्स में क्या कर देंगे? डायलेशन कॉज करवा देंगे। ठीक है, तो वो आपका जो ब्लड वेसल्स है फैल जाएगा। ब्लड वेसल्स फैला तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो गया तो आपका हाइपरटेंशन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा।
ठीक है। तो वैसोडायलेटर्स द मेडिकेशन एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द मसल्स इन द वॉल ऑफ आर्टरीज एंड प्रिवेंटिंग द मसल फ्रॉम टाइटनिंग एंड आर्टरीज फ्रॉम नैरोइंग। ठीक है। तो वैसोडायलिसिस क्या किया, डायरेक्ट एक्ट किया किसमें, ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में डायरेक्ट एक्ट किया, और उसने जो कंस्ट्रिक्शन हुआ था उसको क्या कर दिया, डायलेट कर दिया, फैलाने का काम कर दिया। तो वो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है किसको, प्रिवेंटिंग द मसल्स फ्रॉम टाइटनिंग एंड आर्टरीज नैरोइंग। ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, फैला दिया, जिसके कारण से आपका ब्लड फ्लो अच्छे से हो रहा है और आपका हाइपरटेंशन रिड्यूस हो गया। आपका ड्रग है इसमें नाइट्रोग्लिसरीन और सोडियम नाइट्रोफोसाइड। ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन आपका ड्रग आता है जो आपका वैसोडाइलेशन का काम करता है। ठीक है। इसको सब लिंगुअली दिया जाता है, जीभ के नीचे रख दिया जाता है, जिसके कारण से आपका हाइपरटेंशन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका अदर ड्रग एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। जब हमने रेनिन सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन 2 में, कौन, एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगर उस एंजाइम को हम ब्लॉक कर दें, उस एंजाइम को हम इनहिबिट कर दें, तो आपका एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा मतलब आपके जो फंक्शन हो रहे थे एंजियोटेंसिन 2 के कारण, वो सब क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपका वही सब तो रीजन थे आपके हाइपरटेंशन के लिए, तो हाइपरटेंशन का जो रीजन है वही नहीं है, तो आपका हाइपरटेंशन नहीं होगा, मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा। दिस ग्रुप ऑफ मेडिकेशन विल रिड्यूस द कन्वर्जन ऑफ 81 टू 82। ठीक है। मतलब एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2, दे प्रिवेंट वैसो कंस्ट्रिक्शन, वो वैसो कंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट कर देगा, वैसो डायलेशन कर देगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स, आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपका ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाएगा। जिसमें ड्रग है आपका कैप्टोप्रिल और रामीप्रिल। ठीक है। तो कैप्टोप्रिल का आपका ड्रग आता है एस इनहिबिटर के फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दिस मेडिकेशन विल ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम इनटू द सेल एंड कॉजिंग वैसोडाइलेशन टू डिक्रीज हार्ट रेट। ठीक है। कैल्शियम का जो कैल्शियम का मेन रोल जो होता है आपके मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए होता है, जब आपने पिछले साल पढ़ा है। ठीक है। मतलब पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, मसल कॉन्ट्रिक्शन। ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्स्ट्रिक्शन पढ़े थे, तो कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए। तो अगर हम कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर दें, जिससे कैल्शियम अंदर आ रहा था, अगर हम उसको ब्लॉक कर दें तो कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, जिससे कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे अब डायलेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो डायलेशन होगा मतलब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। उसमें भी आपका ड्रग आता है एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन वेरामापिल। ठीक है। वेरापामिल। ठीक है। एम्लोडिपिन भी आपका भी बहुत ज्यादा चलता है मार्केट में। तो ये आपके कंडीशंस हो गए। तो ये सारे ड्रग्स होते हैं जो ट्रीटमेंट में यूज होते हैं हाइपरटेंशन के। तो इस कंडीशन से आप हाइपरटेंशन को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स जो होते हैं डायरेटिक्स, वैसोडायलेटर्स, बीटा